नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीबीएल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा। आज हम बात करेंगे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर, यानी कि 19 जून से लेके 2 जुलाई के मध्य आने वाले समसामयिक घटनाक्रम से वो महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इन मुद्दों को इस तरह से संकलित किया है कि प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर पाएंगे। यदि कोई निबंध के रूप में कोई लेख लिखने आ जाएगा तो हम उसे भी बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों को पढ़ने वाले हैं, कौन से वो विषय हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दिव्यांगता प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र पर। तो भाई ये हैं क्या? तो हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 14 ऐसे केंद्र स्थापित करने की बात की है जो दिव्यांगता वाले जो बच्चे हैं, जिन्हें हम विकलांग बच्चे भी कहते हैं, या ऐसे कोई बच्चे जिन्हें बहुत ज़्यादा जोखिम उठाने की ज़रूरत थी, बहुत जोखिमपूर्ण तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो उन बच्चों को ऐसे सेंटर में लाके, ऐसे केंद्रों में लाके और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, उनकी चिकित्सकीय व्यवस्था की जाएगी। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें स्कूल भेजा जाना चाहिए इस तरह के, तो उन स्कूल की परिस्थितियों का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। तो इस तरह सरकार ने 14 केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है। तो हम देखेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्या होती है दिव्यांगता, आखिर क्या परिस्थितियाँ निर्मित हुई और सरकार के द्वारा ऐसी कौन कौन सी पहल अभी तक की गई हैं जो दिव्यांग बच्चों के लिए या दिव्यांगजनों के लिए उपयोगी साबित हुई हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो दुनिया भर में आत्महत्या संबंधी रिपोर्ट आई है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, यानी कि WHO ने वर्ष 2019 के तहत एक रिपोर्ट जारी की है जो दुनिया भर में आत्महत्या के मामले हैं उनको लेकर। तो आत्महत्या अपने आप में एक सामाजिक बुराई है। अब आत्महत्या क्यों कर रहा है इंसान, कैसी उसकी मजबूरियां आ गई हैं, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसको उकसाया गया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है, एक मामला बहुत गहन गंभीर चर्चा का बन जाता है। क्योंकि आबादी के अनुपात में जिस तरह से जो प्रतिशत निकल के आ रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से, वो चिंताजनक है। हम अन्य देशों की बात करें विश्व स्तर की, या भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो आत्महत्या जो है एक बहुत ही चर्चा का विषय है। और अभी कोरोना काल की परिस्थितियों में जिस तरह से व्यक्ति को प्रभावित होना पड़ा है, उसका आर्थिक स्तर से उसका जीवन बेकार हो गया है, या सामाजिक स्तर पे उसकी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बिगड़ गई हैं कि वो जीवन जीने में मजबूर हो गया। तो बहुत सारे लोग आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर चुके हैं। तो इस तरह की बुराइयों से हम कैसे दूर हो सकें, इस तरह की जो बीमारी है, सामाजिक बीमारी है जिसे हम कह सकते हैं, उससे हम कैसे दूर आएं, तो हम चर्चा करेंगे इसी पे। इसके बाद हम बात करेंगे गुजरात निषेध कानून। गुजरात निषेध कानून की चर्चा एक बहुत ज़रूरी चर्चा है, क्योंकि जिस तरह से अभी हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं लोगों ने कि गुजरात में जिस तरह से शराब की बिक्री और सेवन पे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें दूर किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं निजता का अधिकार, जीवन जीने के अधिकार, समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। सोच रहे हो आप, शराब पीना और शराब की बिक्री के लिए लोग याचिका लगा रहे हैं कि सरकार ने जिस तरह से गुजरात में ये बंद किया हुआ है उसे फिर से चालू किया जाना चाहिए। तो क्या अधिनियम था पुराना वाला, क्या नया होगा, और क्या पहलू रहे पक्ष और विपक्ष के तर्क की चालू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दोबारा से बिकना प्रारंभ होना चाहिए या बंद रहना चाहिए, तो इन सभी मामलों पे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रवासी कामगारों के लिए जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि आप शीघ्र यानी कि एक दिनांक, एक तिथि दे दी है 31 जुलाई 2021 कि इसके पहले आप इस प्रोजेक्ट को शुरू कीजिए, इस परियोजना पे बात कीजिए और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना को शीघ्र लागू कीजिए। तो आज के हमारे ये 4 प्रमुख विषय हैं, हम इन विषयों पे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इन विषयों पे चर्चा करने के बाद हमें फ़ायदा क्या होगा, तो प्रारंभिक परीक्षा की अगर दृष्टि से देखें तो हम कुछ प्रश्नों को
आसान तरीके से हल कर पाएंगे। प्रश्न जैसे कि राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधि प्रयोजन को छोड़कर खपत कम पर रोक लगाने के लिए नियम बनाएगा, यह बात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? यानी कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है जिसमें इस बात को लिखा गया। तो हम इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के दायरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या क्या पहलू हैं? कथन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, या तीनों सही है, या तीनों में से कोई सही नहीं है? तो इस तरह के प्रश्न जो हैं हम इन विषयों की चर्चा करने के बाद बहुत आसान तरीके से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें कि किरण चिंता, तनाव, अवसाद, आत्मघाती विचारों और अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए एक हेल्पलाइन है जो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो हम देखेंगे कि हम जब बात करेंगे, विषयों पर चर्चा करेंगे, तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत सरल हो जाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, हम तीनों प्रश्नों पर बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या के जरिए आपको इनका उत्तर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की, पहले विषय की। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रमुख विषय की और पहले विषय की, जो क्या है? दिव्यांगता प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र। सरकार को चिंता सता रही थी कि जिस तरह से जो दिव्यांग बच्चे हैं या दिव्यांग जन हैं, उनके लिए कुछ ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएं जो उनको सर्व सुविधा युक्त हो, यानी कि उनके पुनर्वास की चिंता करें, उनके विस्थापन की चर्चा करें, उनकी स्पीच थेरेपी की बात करें, उनको चिकित्सकीय परामर्श दें। इसके साथ ही उनके माता पिताओं को भी परामर्श और सलाह दें कि वो किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करें। क्योंकि देखा गया समाज में कि सामाजिक स्तर पर यदि कोई विकलांग बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, ठीक है, तो उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। समाज में उस बालक की, समाज में उस दिव्यांग जन की वह छवि नहीं रहती है, वह इज्जत नहीं रहती है जो एक आम व्यक्ति की रहती है। तो सरकार ने इस बात पर, इस चर्चा को, पहलू को, विषय को गंभीरता से लिया और उसने कहा कि हम देश भर में 14 सेंटर स्थापित करेंगे, यानी कि 14 डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की। और यह बात किसने की? इस तरह के मामले जब भी देश में आते हैं तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस तरह के काम करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगर इसके केंद्रीय मंत्री के बारे में पूछा जाए तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि श्री आदरणीय थावरचंद गहलोत जी केंद्रीय मंत्री हैं सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के। ठीक है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पूरे देश भर में 14 केंद्र स्थापित करने की बात की गई। ठीक है, ये केंद्र क्या करेंगे? जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो असमर्थ व्यक्ति हैं, ठीक है, जो जिनकी शारीरिक गतिविधियां बाधित हैं, इस तरह के व्यक्ति जो सामाजिक जीवन की परिस्थितियों से दूर हैं, उन व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिससे उनका जीवन खुशहाल हो सके, वो भी समाज को अपना अंग मान के चलें और समाज के अंग के रूप में उन्हें समाज स्वीकार कर सके। इसके लिए सरकार ने 14 केंद्रों की स्थापना की बात की है। ठीक है, इन केंद्रों की विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, इन केंद्रों की विशेषताएं क्या हैं? इससे पहले ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमें ये जानना है कि दिव्यांगता क्या है। दिव्यांगता में किस किस बातों को हमें सम्मिलित करना होता है। तो दिव्यांगता का आशय एक व्यापक पद से है। कोई ऐसा नहीं कि किसी का हाथ टूट गया या हाथ काम कर नहीं सकता है। ठीक है, तो दिव्यांगता को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में हम सम्मिलित करते हैं। असमर्थता की बात करें हम, शारीरिक गतिविधियों की बाधा की बात करें, ठीक है, या हम जो किसी व्यक्ति के समक्ष जो सामाजिक जीवन से जुड़ी परिस्थितियां हैं उनमें असमर्थता की बात करें, तो ये सभी पहलू हम देखते हैं कि दिव्यांगता की श्रेणी में रखे जाते हैं। दिव्यांगता में श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे असमर्थता क्या है? मैं इस तरह से हाथ चला रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, अगर मैं ऐसा करने में असमर्थ होता तो यही मेरी असमर्थता है। यानी कोई व्यक्ति
किसी कार्य को करने में उसे समस्या उत्पन्न हो रही, यही तो असमर्थता है। अगर बाधित गतिविधियों की बात करें, शारीरिक गतिविधियों की बात करें, तो कान का काम है सुनना, कान सुन नहीं पा रहा है। आंखों का काम है देखना, आंखें देख नहीं पा रही हैं। मुंह का काम है बोलना, मुंह बोल नहीं पा रहा है। पैरों का काम है चलना, है तो पैर, टूटा नहीं है भाई, पैर है, हाथ है, लेकिन चल नहीं रहा। खाना खाना है, हाथ ऊपर नहीं आ रहा है। तो यही तो क्या है? दिव्यांगता है। यही तो शारीरिक गतिविधियों के बाधित होने का संकेत है। तो इन सभी चीजों को सम्मिलित किया गया। अब सामाजिक परिवेश की बात आए, यानी कि समाज में भागीदारी की बात आए उस व्यक्ति की, तो सामाजिक भागीदारी क्या? भाई, मैं यदि समाज का अंग हूं, तो समाज का कोई बच्चा कुछ कर रहा है, खेल रहे हैं बच्चे, मंच पे जाके भाषण दे रहे हैं, कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, ऐसा कर पाने में यदि वो व्यक्ति असमर्थ है तो माना जाता है कि वो सामाजिक भागीदारी से दूर है। और ऐसे सभी लोग, जो तीनों विषयों पे हमने चर्चा की, उन सभी को दिव्यांग श्रेणी में रखा जाता है। पहले केवल 7 श्रेणियां मानी गई थी दिव्यांगता की, लेकिन जैसे ही कानून बनते गए, अधिनियम आते गए, 2016-17 के बाद से 21 श्रेणियां घोषित कर दी गई। यानी 21 बीमारियों को शामिल कर दिया गया कि इनसे अगर कोई व्यक्ति प्रभावित होगा तो वो दिव्यांग माना जाएगा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन आया 2006 में, जिसे भारत ने भी 2007 में अपना लिया, और धीरे धीरे 2008 से उसके जो क्रियान्वयन के जो और नियम थे उनको प्रभावी रूप से लागू कर दिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी दिव्यांगता को परिभाषित किया और उसको दूर करने के लिए, या उससे जो प्रभावित व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं या अन्य कोई है, तो उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था, उसकी चिकित्सीय परामर्श की व्यवस्था के लिए कई प्रकार की बातें की। तो उसी तरह हमारे देश ने भी, हमारे मंत्रालय ने, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 14 ऐसे केंद्रों को स्थापित करने की घोषणा की। इन केंद्रों से मिलेगा क्या? तो हम पाते हैं कि सबसे पहले पुनर्वास और देखभाल की बात की जाएगी। ये बहुत जरूरी है। किसी परिवार में यदि बच्चा दिव्यांग है या कोई अन्य व्यक्ति इस तरह की बीमारियों से ग्रसित है, तो मनोव्यवहार देखा गया, भोजन की बात करें, उसको अन्य सुविधाओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो भेदभाव है वो देखने को मिलता है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से उन बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन जब बात आती है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो मनमुटाव है, भेदभाव है, वो देखने को मिलता है। तो ऐसे बच्चे जिनको जरूरत है, जिनको न्याय पाने की जरूरत है, जिनको परिवार वाले उस तरह से नहीं रखते हैं, या जिनके परिवार वाले हैं ही नहीं, अनाथ हो गए, कहीं छोड़ गए उस बच्चे को, तो ऐसे बच्चों को देखकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। इन केंद्र पर उनको लाया जाएगा, इस केंद्र पर रजिस्टर्ड किया जाएगा, साथ ही उसके जीवन के जीने की जितनी दशाएं हो सकती हैं वो सुलभ तरीके से उसको प्रदान की जाएंगी। ठीक है। स्पीच थेरेपी, बोलने में समस्या है, बोल नहीं पाता है, कोई अन्य मजबूरी के कारण उसके बोलने की क्षमता जो थी बाधित, तो उसे स्पीच थेरेपी की प्रदान की जाएगी, जिससे वो अन्य गतिविधियों को करने में सक्षम हो जाए। ठीक है। व्यावसायिक चिकित्सा और फिजियोथेरेपी, वही अगर उसे ज़रूरत है चिकित्सकीय परामर्श की, डॉक्टर की सलाह की, तो वो सभी सुविधाएं उसको इस केंद्र के ऊपर प्रदान की जाएगी। साथ ही माता पिता को परामर्श और प्रशिक्षण, ये भी बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण बात है। कई माता पिता को यह ज्ञान नहीं होता है कि वो अपने दिव्यांग बच्चे का पालन पोषण कैसे करें या व्यवहार कैसे करें उसके साथ। उसकी मानसिक दशा जो है वो विकृत हो गई है, विकृत हो गया है। अब घर में रख रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को काट रहा है, नोच रहा है ना, कुछ भी कर रहा है, घर में दीवार में सर मार रहा है, तो ऐसे बच्चे को अगर केंद्र पर लाया तो केंद्र जो है वो उसकी सारी व्यवस्थाएं अपनाए। लेकिन वह व्यक्ति यदि परिवार के साथ रह रहा है, माता पिता के साथ, तो उनको भी प्रशिक्षित किया जाएगा कि किस तरह से वो अपने बच्चे की देखभाल करें। यानी कि माता पिता का परामर्श और प्रशिक्षण भी इन केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध हो पाएगा। ठीक है। पीयर काउंसलिंग की बात करेंगे ये सेंटर, तो अगर इस तरह की सुविधाओं से संपन्न इस तरह के केंद्र संचालित होंगे तो यह देश के लिए, समाज के लिए और खासकर उस दिव्यांग श्रेणी के जनों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा।
क्योंकि उन्हें इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो मिलेंगी, तो उसके कारण उनकी असमर्थता जो है वो भी धीरे धीरे दूर होगी, उनकी सामाजिक भागीदारी बढ़ने लगेगी। ठीक है, और ये केंद्र जो होंगे ना वो क्या काम करेंगे, और वो जो इस तरह के दिव्यांग श्रेणी के जो बच्चों के स्कूल होते हैं ना, उनके लिए एक पुल का काम करेंगे, उनके लिए एक ब्रिज का काम करेंगे कि इन केंद्रों के माध्यम से स्कूल तक पहुंच हो जाएगी उन बच्चों की। अब कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो जो प्रतीकात्मक भाषा होती है जिसे हम लोग साइन लैंग्वेज कहते हैं, तो इस तरह के बच्चों के लिए हो जाएगी। जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, जो ब्रेल से पढ़ते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था वाले स्कूलों में उनका दाखिला करा दिया जाएगा। यानी कि केंद्र पहले उन बच्चों की देखभाल की बात करेंगे, उनके परामर्श, उनकी चिकित्सीय, उनको इस तरह से तैयार करेंगे कि वो किसी स्कूल में जाके शिक्षा प्राप्त कर सके, ज्ञान का अर्जन कर सकें। तो ये थे लाभ। अब आप खुद स्वयं सोच सकते हो कि इस तरह की अगर सुविधाएं दिव्यांगजनों के लिए मिलने लगेंगी तो कितना महत्वपूर्ण और कितना लाभदायक हो जाएगा इस तरह के बच्चों के लिए। आखिर ये बात क्यों आई, हम देखें कि आखिर सरकार को इस तरह के केंद्र स्थापित करने की योजना मन में कैसे आई, क्या आवश्यकता हुई। तो हम पाते हैं, देखो आवश्यकता की अगर हम चर्चा करें तो क्यों आई। वर्ष 2011 में जब जनगणना हुई, जनगणना के आंकड़े आए तो बहुत चिंताजनक आंकड़े थे, क्योंकि इस जनगणना में देखा गया कि लगभग 20 लाख बच्चे, कितने बच्चे, लगभग 20 लाख जो बच्चे थे वो दिव्यांगता की श्रेणी में रखे गए थे। ठीक है, और ये तब की बात है जब केवल और केवल 7 कैटेगरी थी, यानी कि दिव्यांगता में 7 श्रेणियां ही थी। वर्तमान में तो 21 हो गई हैं, 2021 की जनगणना भी आने वाली है। तो एक चिंताजनक विषय था, यानी कि 20 लाख जो बच्चे थे वो दिव्यांग थे या दिव्यांगता की श्रेणी के समकक्ष थे। कब, जब 7 ही श्रेणियां मानी गई थी दिव्यांगता की, 2011 की जनगणना की। बहुत बड़ा जो मामला देखें, बहुत बड़ी आबादी का मामला जो देखा गया वो, क्योंकि वही 0 से 7 वर्ष की अगर आयु की और बात कर ले हम, तो इस आयु में लगभग 7% व्यक्ति, इस आयु वर्ग के लगभग 7% व्यक्ति दिव्यांगता की श्रेणी में थे। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया इस तरह के कदम उठाना सरकार को। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जनसंख्या में अपेक्षित वृद्धि, जब जनगणना की बात हो गई 2011 की जनगणना की, ठीक है, तो संख्या में अपेक्षित की बात क्या की जाए, वृद्धि कब होगी। अचानक से तो वृद्धि हो नहीं जाएगी। वृद्धि होने के पीछे का कारण यह था कि जब वर्ष 2016 में जो दिव्यांगता अधिकार अधिनियम आया, जिसमें श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी, तो अचानक से ही जनसंख्या में इजाफा हो जाएगा। ये जो जनसंख्या पहले 20 लाख थी, जब 7 श्रेणी मानी जा रही थी, तो अब 2021 में जब 21 श्रेणियों में माना जाएगा दिव्यांग, तो जनसंख्या का स्तर कितना बड़ा हो जाएगा। और इस तरह से अगर जनसंख्या बढ़ती है दिव्यांगजनों की, तो ये चिंताजनक थी। इस तरह के बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था एक चिंताजनक थी, उनके माता पिता का परामर्श चिंताजनक था, उनकी जो सामाजिक भागीदारी थी वो बढ़ाना चिंताजनक था। इसलिए सरकार के द्वारा इस तरह की पहल शुरू की गई। 0 से 6 वर्ष एक महत्वपूर्ण चरण, हम सभी मानते हैं कि जो 0 से 6 वर्ष की जो आयु होती है वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी दौरान अगर बच्चे का जो शारीरिक विकास है, जो बौद्धिक विकास है, उस पर ध्यान दिया जाए तो जो हल्की फुल्की दिव्यांगता के लक्षण हैं उसके अंदर वो दूर हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बचपन में हकलाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में ध्यान न दिया जाए तो उनकी हकलाहट बनी रहती। लेकिन शुरुआत से, बचपन से ही उनको अन्य चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान कर दी जाएं, उनके साथ उन्हें अभ्यास कराया जाए कि हाँ इस तरह से बोलते हैं, तो उनकी वो जो बीमारी है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो इस उम्र की बच्चे जो हैं उन पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, क्योंकि यही बच्चे क्या हैं, भविष्य में जाके एक युवा आबादी बनेंगे, और युवा आबादी किसी देश के जीवन की आर्थिक दशाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि ये बच्चे 10 वर्ष 20 वर्ष बाद जब एक 21वीं सदी में जाके या 22वीं सदी में जाके जब बड़े होंगे,
तो देश की आर्थिक विकास की बात करें, आर्थिक गतिविधियों की बात करें, तो उसमें इनका योगदान महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यही उम्र जाके अगर उनकी देखरेख ना की जाए, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो वो हमारे आर्थिक विकास या आर्थिक गतिविधियों की आर्थिक वृद्धि के लिए नुकसानदायक होंगे। क्योंकि युवा आबादी जब तक काम नहीं करती है तो आश्रित लोगों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो इन 3 प्रमुख बिंदुओं के तहत सरकार को यह आवश्यक था कि इस तरह की श्रेणी के जो बच्चे हैं उनकी समुचित देखभाल के लिए कुछ केंद्र स्थापित किए जाए। हालांकि ये सरकार की योजनाएं तो आती रहती हैं, उनका क्रियान्वयन किस तरह से किया जाता है ये महत्वपूर्ण है। तो केंद्र तो स्थापित किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, हमें इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। किंतु इन केंद्रों के क्रियान्वयन की जो निगरानी है वो, और किस तरह से ये व्यवस्थाएं जो हैं अपने क्षेत्र में सफलता अर्जित करती हैं, ये देखने लायक बात है। ठीक है, तो ये सरकार की आवश्यकताएं थीं। इसी आवश्यकता के कारण सरकार ने इन चीज़ों को शुरू किया। सरकार ने इन केंद्रों के अतिरिक्त और क्या प्रयास किए दिव्यांगजनों के लिए? अगर इसकी हम चर्चा करें तो हम पाते हैं सरकार शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में, पदोन्नति के मामले में, इन सभी विषयों को लेके गंभीर थी। और सरकार ने पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लेके आई। यह अधिनियम बहुत सारी बातों, बहुत सारे विषयों पर चर्चा करता था। सबसे पहले बात करें तो इसने दिव्यांगता की परिभाषा को ही व्यापक बना दिया। जो पहले केवल 7 प्रकार या 7 श्रेणियां थीं दिव्यांग, यानी कि 7 बीमारियों को ही दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया था, इसमें वृद्धि करते हुए 21 कर दी। यानी कि अब 21 प्रकार की जो जटिल बीमारियां हैं उनको उनसे प्रभावित होने वाले बच्चों को या वृद्धों को या सबको दिव्यांगता की श्रेणी में रखा जाएगा। तो एक ये व्यापकता आ गई इस अधिनियम से। साथ ही इसमें कहा गया कि यदि रोजगार की हम बात करें तो 3 से 4% तक आरक्षण को बढ़ोतरी कर दी। यानी कि जो रोजगार के अवसर होंगे उसमें दिव्यांगजनों को जैसे वर्दीधारी पदों को छोड़कर अन्य जो पद हैं उनमें पहले 3% आरक्षण था, अब 4% तक की बात कर दी, 1% का इजाफा कर दिया। ठीक है, अधिनियम से ये कर दिया। साथ ही कहा कि उच्च शिक्षण की अगर हम बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, शिक्षण संस्थानों की बात करें, तो जो पहले 4% था उसे 5% तक ले आए। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें। एक नेशनल फंड की बात की, राजकीय कोष बनाने की बात की गई। साथ में सुगम्य भारत अभियान को इसमें सम्मिलित किया गया कि जिस तरह से सार्वजनिक और निजी जो भवन है उनमें सुगमता उपलब्ध हो। यानी कि अगर कोई दिव्यांग जो नागरिक है वो यदि प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, स्टेशन पे है, रेलवे स्टेशन पे, तो उसके लिए चलने के लिए जो एक पथ होता है दिव्यांगजनों के लिए वो होना चाहिए। टिकट काउंटर पे उसके लिए उसकी सुगमता के लिए आवश्यक संसाधन है वो उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, उसको जिस तरह से मतलब हर एक तरह से जो भवन है, सार्वजनिक भवन हो, ठीक है, शासकीय कार्यालय हो या कोई निजी कार्यालय हो, इसमें दिव्यांगजनों के लिए जो उनकी उपयोगी संसाधन है वो उनकी पूर्ति करनी चाहिए। ठीक है, चलने के लिए ब्रेल वाला जो पथ बनता है जिसमें चिन्हित कर दिया जाता है पत्थर के माध्यम से, वो हो। साथ में अच्छे मतलब दिव्यांगजनों के उपयोग की दृष्टि से बनाए गए सुलभ शौचालय हों। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्थाओं को करें। और ये सब बात तो अधिनियम ने ही कर दी थी। ठीक है, इसके बाद ही सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाया था। वही कि जिस तरह से जो भवन हैं, जो कार्यालय हैं, वो इस तरह से बनाए जाएं कि वहाँ पर दिव्यांगजन भी अगर जाते हैं अपनी समस्याओं को लेके, या उस कार्यालय में ही कोई दिव्यांगजन नौकरी करता है तो उसके उपयोग की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करें ऑनलाइन मोड में अद्वितीय अक्षमता पहचान, मतलब एक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी बना दी गई, जिसे UDID कहते हैं। इस आईडी को क्यों बनाया गया? इस आईडी की जरूरत इसलिए हुई कि इससे क्या होगा, एक व्यक्ति जो दिव्यांग है उसे चिन्हित किया जाए, उसको रजिस्टर्ड किया जाए। इससे एक पूरे देश भर से आंकड़े जुटाए जाएंगे। उन आंकड़ों के बाद यह देखा जाएगा कि कितने प्रतिशत व्यक्ति किस प्रकार की दिव्यांगता से प्रभावित है, इतने प्रतिशत व्यक्तियों को किन संसाधनों की आवश्यकता है,
कोई सुन नहीं पा रहा तो क्या कान में सुनने वाली मशीन की आवश्यकता है? कोई देख नहीं पा रहा तो क्या उनकी आंखों को सुधार के इलाज के लिए कोई व्यवस्था की जा सकती है? कोई चल नहीं पा रहा तो क्या साइकिल उनको इस तरह की प्रदान की जाए या व्हील चेयर प्रदान की जाए? यानी कि पहले तो हम आंकड़े जुटाएंगे इसके माध्यम से, और उन आंकड़े जुटाने के बाद सरकार उनके उपचार की व्यवस्था करेगी या उनकी जो बीमारी है उसका जो भी समाधान हो सकता है उसके लिए। तो सरकार ने इस पोर्टल की बात की है जहां पर विभिन्न प्रकार के जो दिव्यांग श्रेणी के लोग हैं उनको दर्ज किया जाता है। ठीक है, साथ ही ये दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना का आशय इस योजना से था, इसमें सीधा सरकार नहीं काम करती है। विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संगठन होते हैं उनके माध्यम से सरकार क्या करती है, वही जिस तरह से हमने संसाधनों की उपलब्धता की बात की, पुनर्वास की बात की, तो सामाजिक संगठन जो होते हैं वो छोटे छोटे केंद्र बनाते हैं। उन केंद्रों के माध्यम से क्या किया जाता है, दिव्यांगजनों को अब संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, उनको सुविधाएं उपलब्ध किया जाए, और पैसा तो सरकार देती है लेकिन किस माध्यम से जाते हैं, वो एनजीओ के माध्यम से। विभिन्न सामाजिक संगठनों को कहा जाता है कि आप इस तरह से, अब इसी तरह से केंद्र भी जो बनाए जा रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं सामाजिक संगठनों का जो है उनकी सहायता ली जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय न्यास, जो दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय न्यास बनाया गया था, ये भी क्या करता है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस तरह के सामाजिक क्षेत्र के जो सामाजिक संगठन होते हैं, जो स्व सहायता समूह होते हैं, जो जागरूकता अभियान चलाते हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन व्यक्तियों को इस तरह के कार्य करने के लिए वित्तीय पोषण करते रहते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत हद तक, बहुत बड़े स्तर तक दिव्यांग जो जन है उनको धीरे धीरे उनकी जो बीमारियां हैं उससे दूर किया जा रहा है, या उनके लिए उनके सुगम्यता के लिए उनके जीवन, क्योंकि देखो जीवन जीने का जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार हैं, जो मानव अधिकार हैं, जिस तरह से मेरे हैं उसी तरह से एक दिव्यांग व्यक्ति के भी हैं, दिव्यांगजन के भी हैं। तो इन अधिकारों को उसे प्रदान करने के लिए, उसको इन अधिकारों तक पहुंच बनाने के लिए इस तरह की रूपरेखा सरकार के द्वारा तैयार की गई है। तो देखना होगा कि जिस तरह से अन्य योजनाएं संचालित होती रहीं और उनका लाभ निम्न स्तर तक दिव्यांग व्यक्तियों तक पहुंचा। राष्ट्रीय फेलोशिप की बात करें, पीएचडी अगर कोई कर रहा है दिव्यांग, या कोई बाहर जाना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, सरकार उसको प्रोत्साहित करती है, उसे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। तो इस तरह की हम देखते हैं कि करती है सरकार। लेकिन बहुत सारे दिव्यांग जन अभी भी ऐसे हैं जो पिछड़े समाज में रह रहे हैं, जो एकदम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में, जहां जागरूकता की कमी है, वहां तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो सरकार को एक ऐसा तंत्र भी तैयार करना होगा जो सबसे पहले तो दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनकी एकदम निम्न स्तर तक पहचान करे और धीरे धीरे करके उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए और अन्य गतिविधियां संचालित करें। तो ये था आज का हमारा विषय जो दिव्यांगजनों से जुड़ा हुआ था। तो हमारे लिए भी सोचने का काम है कि अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में, सामाजिक क्षेत्र में यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जिसे आवश्यकता है इस प्रकार के केंद्रों की, तो आप मदद करें। आप एक जागरूक छात्र हैं तो आपके समाज के भलाई के लिए भी आप इस तरह के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारे दूसरे विषय की। इसके बाद हम चर्चा करते हैं हमारे दूसरे विषय की, जो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में जो आत्महत्या के मामले हैं उनसे संबंधित एक रिपोर्ट जारी की। और ये रिपोर्ट बड़ी हैरान कर देने वाली है, बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली है। जब ये रिपोर्ट जारी की गई तो दुनिया भर में जो आत्महत्या के मामले थे उनके ऊपर रिपोर्ट प्रकाशित की और देखा गया कि अफ्रीकी देशों की बात करें, यूरोपीय देशों की बात करें या अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई। अवसाद, निराशा या मानसिक परेशानियों की वजह से या आर्थिक स्थिति से जूझने की वजह से लोगों ने आत्महत्या की। और एक बात करें हम कि अनैतिक तरीके से या प्राकृतिक तरीकों को छोड़कर मृत्यु की वो दशाएं तैयार की जिससे उनका जीवन समाप्त हो गया। तो इस तरह की जब रिपोर्ट की बात आई तो सरकारों के द्वारा जो सतत विकास के लक्ष्य थे उनकी चर्चा की गई और जिस तरह के आंकड़े निकल के आए उन पर चर्चा की गई। तो देखें कि वर्ष 2019 में जो आत्महत्या से संबंधित रिपोर्ट आई उसमें किन किन आंकड़ों की बात की गई। सबसे पहले बात करें तो 2019 में, कब? 2019 में 7,03,000 लोगों के द्वारा आत्महत्या की गई।
ठीक है, ये आंकड़ा था एक विश्व स्तर पे। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो 100 में से प्रति एक व्यक्ति, 100 व्यक्तियों की अगर हम बात करें और 100 व्यक्ति मर रहे हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति जो था उसने आत्महत्या की थी, यानी कि उसकी जान आत्महत्या के कारण हुई। अब वो आत्महत्या क्यों की उसने, उसके पीछे का कारण तो वही व्यक्ति जान सकता है। तो हम देखें कि 100 में से एक व्यक्ति की जो मृत्यु है वो आत्महत्या के कारण हुई है। ठीक है, 2019 के जो वैश्विक आयु मानकीकृत आत्महत्या की जो दर थी वो 9.0% रही। अगर आयु के मानकीकरण के कारण देखें कि किस आयु के लोग जो थे उन्होंने अत्यधिक आत्महत्या की, तो इसमें देखो कि इसकी दर क्या है, 9.0%। यानी कि प्रति 1 लाख जनसंख्या पर जो 9 व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु जो है उसका कारण आत्महत्या है। ठीक है, यानी कि उन्होंने किन्हीं कारण बस, सामाजिक आर्थिक कारण बस हो या पारिवारिक उलझनें हों किसी प्रकार की, अन्य कोई मानसिक तनाव, उसके कारण आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो ये एक बड़ा आंकड़ा था। ठीक है, अब इसमें से अगर बात करें तो कई जो आत्महत्या वाले व्यक्ति थे वो युवा थे। वैश्विक आत्महत्याओं की अगर हम बात करें जो 58% हैं, तो उसमें से 50 वर्ष की आयु के पहले के उम्र के जो व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हुई। यानी कि 50 वर्ष से कम आयु के अत्यधिक व्यक्तियों ने, यानी 58% व्यक्तियों ने आत्महत्या की। यानी कि चिंता का विषय है। 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति, यानी कि जिनके बच्चे हो गए होंगे या जो किसी नौकरी पेशे में होंगे या कोई व्यापार कर रहे होंगे, जिनके ऊपर आश्रित होगा उनका परिवार, और उन व्यक्तियों ने आत्महत्या की, तो ये आंकड़ा भी चिंता का कारण था। ठीक है, वर्ष 2019 की अगर हम बात करें तो लगभग 77% वैश्विक आत्महत्याएं जो हैं वो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हुई। तो भारत भी तो निम्न और मध्यम आय वाला देश है। अफ्रीका के अन्य देश निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं, यूरोप के कई देश। लेकिन जब अफ्रीका और यूरोप के जो विकसित देश हैं उनके आंकड़े आए और उनमें भी आत्महत्या के मामलों में वृद्धि देखी गई 10%, 11%, 12%, तो चिंता का विषय बन गया। यानी कि आत्महत्या केवल कमजोर या निम्न आय वाले व्यक्ति ही नहीं कर रहे हैं। जो धनाढ्य हैं, जो संपन्न हैं, आर्थिक सुविधाओं से संपन्न हैं, वो किसी अन्य मानसिक परेशानी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। और आत्महत्या करना अपराध है। आपको जीवन जीने का अधिकार मिला है मानव अधिकार के तहत। आपको मृत्यु का अधिकार नहीं है, आपको मरने का अधिकार नहीं है। किस परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों, मैं देखता हूं, मैं चर्चा करता हूं अपने बच्चों से, विद्यार्थियों से, तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनका प्री नहीं निकलता किसी परीक्षा का, तो वो कहते हैं सर सब कुछ खत्म हो गया, 2 साल से मेहनत कर रहे थे, अब नहीं जी सकते, मर जाएंगे। कुछ अन्य और बच्चों से बात होती, कहते हैं सर वो छोड़ के चली गई, अब जीवन कैसे संभव होगा, रह ही नहीं पाएंगे। वादा कर लेते हैं कि तुम छोड़ के गई तुम मर जाएंगे। अरे नालायक को, माता पिता की चिंता करो जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। कोई परीक्षा आपका जीवन निर्धारित नहीं करती, कोई एक एग्जाम अकेला आपका जीवन का निर्धारण नहीं करता। अवसर को देखो, अवसर तलाशो, कहां अवसर मिल सकते हैं। किसी व्यापार में नुकसान हो गया है, किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा घाटा लग गया, तो क्या जीवन खत्म हो गया? अरे पैसे का ही तो नुकसान हुआ है, कुछ समय बाद फिर कमा लेंगे। कोरोना काल में कितने लोगों ने अपनी रोजगार से हाथ धोए, नौकरियां चली गई, व्यवसाय में नुकसान हो गया, तो क्या जीवन खत्म हो गया? क्या कोरोना काल ही जीवन था? नहीं ना। मजबूत इच्छा शक्ति लेके आओ आपके अंदर। इच्छा शक्ति इतनी मजबूत कर लो कि परिस्थितियां कैसे ही आ जाएं, सबका सामना एकदम हंसमुख तरीके से हम कर लेंगे। हंसते हंसते इन कठिन परिस्थितियों से आके निकल जाएंगे। इन आंकड़ों को झुटला देंगे हम आने वाले समय में। यानी कि ना तो कोई परीक्षा आपकी अंतिम है, आपका जीवन तय करती है, ना ही कोई आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इस तरह की चीजों को तय करती है, ना ही कोई ऐसी चीज जिसे आप पाना चाहते थे और नहीं पा पाए थे। अवसर और हैं, और अनेक चीजें हैं जिन्हें तलाश करो। जरूरी नहीं कि वही मिले जब ही हमारा काम चले।
इस परीक्षा में पास नहीं हो, दूसरी परीक्षा में को देके देखो। जरूरी नहीं कि तुम उसी के लिए बने हो, दूसरी परीक्षा में पास हो सकते हो। मतलब निराशा और अवसाद के वातावरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें संविधान की बात करें हम या मानव अधिकारों की बात करें तो सभी जीवन जीने का अधिकार देते हैं, मरने का अधिकार कोई नहीं देता। इस रिपोर्ट के क्षेत्रीय आंकड़ों की अगर चर्चा की गई तो पाया कि अगर भारत को ही देखें हम तो जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उसमें भारत में आत्महत्या की जो दर है वो सबसे अधिक है। पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की हम बात करें, ठीक है, तो 17% तक है। यूरोपीय देशों की बात करें तो वहां 48% तक है आत्महत्या की दर। वहीं प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो 49% तक यह दर देखने को मिलती है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो यह दर 17% है। अगर अमेरिका में यह दर 17% है तो भी चिंता का विषय, क्योंकि अमेरिका तो संपन्न है, समस्त भौतिक संसाधन उपलब्ध है। लेकिन बात करें मानसिक तनाव की, मानसिक खुशी की, तो पारिवारिक उलझनें या किसी अन्य प्रकार के तनाव के कारण जो वहां के लोग हैं वो आत्महत्या करने को मजबूर है। तो इस तरह की जो सामाजिक बीमारी है या बुराई है, इससे हमें दूर रहना है, जिससे हम इस तरह की रिपोर्ट में गिरावट लेके आए, ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों की जान को बचा सकें, जिससे नए अवसर पैदा हों और उन नए अवसरों से जो व्यक्ति है वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। यदि भारत में आत्महत्या की हम बात करें, ठीक है, तो इसकी जो दर है वो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में सबसे अधिक है। यानी एशिया का जो दक्षिण पूर्व क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक आत्महत्याएं भारत में होती हैं, ठीक है। अब भारत में आत्महत्या के लिए कई बार होता है लोन, कर्जा ले लिया किसान ने फसल के लिए, ठीक है, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। उसने सोचा कि फसल आएगी मैं कर्जा चुका दूंगा। फसल आई, तैयार हुई, बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, फसल खराब हो गई। जिस आशा से व्यक्ति ने कर्जा लिया था अब वो फसल ही खराब हो गई, वो कर्जा कहां से दे। और ये कर्जा सहकारी संस्थाओं से, संस्थागत की अपेक्षा ये साहूकारों से होता है, सूदखोरों से होता है, तो इसका ब्याज भी अत्यधिक होता जाता है। कई बार इस व्यक्ति की जो जमीन है वही चली जाती है, तो किसान एकदम निराशा के भाव में डूब जाता है। उसे लगता है कि ये क्या हो गया, तो वो अचानक से क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। वहीं हम बात करें कुछ विद्यार्थियों की जो परीक्षा में बार बार फेल हो जाते हैं, तो उसी निराशा में। अरे छोटे छोटे बच्चों से जब हम देखते हैं, चर्चा करते हैं काउंसलिंग के दौरान, जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, 10वीं के बच्चे हैं, एक पेपर अच्छा नहीं गया तो आत्महत्या कर लिया, आके सुसाइड नोट लिख के चले जाते हैं, फलानी परीक्षा, फलाना पेपर बिगड़ गया हमारा। मतलब एक परीक्षा को उन्होंने अपना जीवन मान लिया। तो इस तरह से भी भारत में जो आत्महत्या के मामले हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। वहीं हम देखें कि किसी प्रकार का कोई सामाजिक वातावरण इस तरह से तैयार हो गया कि बच्चों को या अन्य व्यक्तियों को उकसाया जा रहा आत्महत्या करने के लिए, उन पे इस तरह का दबाव डाला जा रहा है कि उन्हें मजबूरी बस आत्महत्या करनी पड़ रही। तो इस तरह के मामलों के कारण जो भारत है उसमें जो आत्महत्या की दर है वो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र या देशों की अपेक्षा अत्यधिक है, ठीक है। आंकड़ों की बात करें 2007 में यह दर 9.9% थी, तो वहीं 2018 में यह 10.2% हो गई, जो कि 2019 की रिपोर्ट में निकल के आया। यानी कि इस दर में वृद्धि हुई है। तो हमारे लिए भी ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है कि किस तरह से भारत में आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए भी ये चिंता का विषय है। वर्ष 2018 की बात करें, यदि हम वर्ष 2018 की बात करें तो जो राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो है उसकी जो रिपोर्ट देखी गई तो उसमें देखा हमने कि लगभग 1,34,256 मामले जो थे वो पंजीकृत किए गए थे आत्महत्या के लिए। यानी कि इतने व्यक्तियों की मृत्यु जो थी वो आत्महत्या के कारण हुई। ये वो मामले हैं जो दर्ज किए गए। ऐसे कितने मामले होंगे जिनको दर्ज ही नहीं किया जाता। अब वो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं और उसके बाद उनके सबको या तो फांसी लगा लेते हैं, उनको उतार लिया जाता है, कुछ खा पी लेते हैं, तो बहाने बना दिए जाते हैं कि नहीं उसकी मृत्यु इस तरह से हुई थी, किसी को पता ही नहीं चल पाता और उसका अंतिम संस्कार कर दिए जाते हैं। जो दर्ज किए गए वो मामले इतने थे, ठीक है। और
रिपोर्ट ये बता रही कि ये धीरे धीरे वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि भारत में आत्महत्या जैसी बुराई से निपटने के लिए कई कानूनी प्रयास भी किए गए इस तरह की बुराई को दूर करने के लिए। यदि हम भारत में आत्महत्या के लिए प्रयास को कानूनी रूप को देखें तो क्या क्या, वही हम बात करें सबसे पहले तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन जीने का अधिकार, दैविक पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, अपनी इच्छानुसार जीवन जीने का अधिकार, यानी कि एकदम से मौलिक अधिकार। आपको जीवन जीने की सभी दशाएं प्राप्त होंगी। स्वच्छ वातावरण, चिकित्सीय परामर्श, आप जैसे चाहे वैसे कपड़ों को पहनिए, ये सब चीजें आपके लिए हैं। ठीक है, तो आपको जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन मृत्यु का अधिकार नहीं है। यानी किसी व्यक्ति को अगर मरना है, वो कहे कि नहीं मेरा मरने का अधिकार मौलिक अधिकार, तो नहीं भैया। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 आपको जीवन जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, वहीं अगर हम भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 309 की बात करें तो दंडनीय अपराध बना दिया है। यदि आप आत्महत्या का प्रयास करते हैं और आप बच गए बच्चों, यदि आप फांसी लगा रहे थे, लग नहीं पाए, पंखा गिर गया और आप बच गए, तो आपके ऊपर धारा 309 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और आपको जुर्माना और दंड भी दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, कारावास, जो कि 1 वर्ष तक किया जा सकता है। 6 महीने की सजा दी जाती है, जिसे 1 महीने तक 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्या है? अपराध हो गया आत्महत्या। तो बच गए तो ठीक है, मर गए तो फिर किस पे केस चलेगा? वो फिर जांच की जाएगी जिसने उकसाया उसके लिए। ठीक है, वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 305 की बात करें तो ये क्या है? ये आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दंड की बात करता है। 306 व्यक्तियों के लिए बात करता है और 305 जो है वो बच्चों को आत्महत्या के उकसाने के लिए दंड का प्रावधान करती है। ठीक है, तो ये 2 धाराएं और की गई। फिर एक नियम आया मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 और इसकी जो धारा 115A थी, इसने क्या किया? 309 के साथ में मिलके कुछ बात की, इन दोनों का युग्मन किया। मतलब धारा 115A ये कह रही थी इस अधिनियम की, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की, कि यदि व्यक्ति ने आत्महत्या की, ठीक है, और जांच की जा रही है, तो तब तक ये देखा जाएगा, तब तक ये माना जाएगा कि वह व्यक्ति जो था वो किसी मानसिक दबाव में था, यानी कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मानसिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से उसने आत्महत्या की। ये जब तक माना जाएगा कि जब तक प्रमाणित नहीं हो जाता कि उसको किसी ने उकसाया या किसी, तो उसको अपराध की श्रेणी में दर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन ये किस व्यक्ति के लिए होगा? उस व्यक्ति के लिए होगा जो मानसिक रोगी होगा, जो पहले से निर्धारित है कि ये आदमी पागल है। अगर उसने आत्महत्या की है तो उसके ऊपर कोई केस नहीं किया जाएगा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। अन्य व्यक्ति का ऐसा नहीं कि कोई सामान्य व्यक्ति है और उसको जब उसने मर गया तो बोल दिया कि यार वो तो पागल था, ऐसे नहीं चलेगा भाई। ठीक है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो आपको ढूंढ निकालेगा। ठीक है, कि आपने उसको बेवकूफ़ बनाया। ठीक है, तो इस तरह के जो अधिनियम हैं या जो कानूनी बातें हैं वो भारत में की गई हैं जिससे व्यक्ति आत्महत्या न करे। अब आत्महत्याओं से बचाने के लिए भारत में और क्या चीज़ें? तो वही, एक तो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 लाया गया, जिससे धारा 309 को 115A के साथ प्रतिस्थापित करते हुए कुछ चीज़ें और निकाली गई कि पहले तो हम यही चेक करें कि भाई व्यक्ति की स्थिति कैसी है, उस पर दबाव, अनावश्यक दबाव बनाया गया क्या, या उसको पागल घोषित कर दिया गया, जबरदस्ती में समाज से दूर किया गया, इसके लिए उसने आत्महत्या कर ली क्या। ठीक है, साथ ही बात की, एक पोर्टल, एक योजना चालू की गई, किरण। ये क्या था? एक हेल्पलाइन थी। ये हेल्पलाइन क्यों जारी की गई? कि इसको किया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। जो व्यक्ति चिंता में डूबा हुआ है, तनाव में बहुत ज्यादा परेशान, तनाव लेके बैठा किसी भी बात, वही तनाव ना, एक छोटा बच्चा है 12वीं की परीक्षा में परसेंटेज कम नहीं है, वो तनाव लेके बैठा। एक बच्चा जिसने किसी को प्रपोज कर दिया, उसकी प्रेमिका ने मना कर दिया, वो तनाव लेके बैठा। अनावश्यक तनाव, किसी ने व्यापार में पैसा लगाया, डूब गया, वो तनाव में लेके बैठा। किसी को, अरे ऐसे ऐसे केस पढ़ने मिलते हैं पेपर में कि 6ठी कक्षा की बच्ची को पापा ने मोबाइल चलाने से मना किया, उसने आत्महत्या कर ली। लो, पबजी खेलने से मना किया, उसने आत्महत्या कर ली। गाड़ी नहीं दिलाई तो आत्महत्या कर ली।
एक केस तो ऐसा पढ़ा पेपर में कि बच्चे को फ्रंट सीट से पीछे वाली सीट पे बैठने के लिए कह दिया, उसने घर आके आत्महत्या कर ली, नहीं बैठूंगा तो पहली सीट पे बैठूं। ऐसे ऐसे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो उसके लिए लेके आए थे किरण कि जो चिंता, तनाव या अवसाद में डूबे बच्चे हैं उनसे चर्चा की जाए, उनको सुधार किया जाए, उनको काउंसलिंग दी जाए परामर्श के माध्यम से, ठीक है, और उनसे बात की जाए कि आखिर क्यों, इसके अलावा भी अन्य चीजें हैं जिससे आप जीवन बेहतर कर सकते हो। इसके लिए हेल्पलाइन चालू की गई थी किरण, ठीक है, किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। वहीं अभी हमने देखा कोरोना काल में एक मनोदर्पण पहल भी शुरू की गई, और मनोदर्पण जो पहल थी वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय कर रहा है, इसका मतलब है कि या तो शिक्षकों के लिए होगी या विद्यार्थियों के लिए होगी, और जो किरण थी वो सबके लिए थी, ठीक है। तो जो मनोदर्पण पहल था, ठीक है, वो आत्मनिर्भर भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया, और इसमें क्या कहा गया कि जो कोविड-19 के समय छात्रों, परिवारों के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सहायता प्रदान करना था। अब बच्चे उनके स्कूल छूट गए, पढ़ नहीं रहे, मानसिक तनाव में, शिक्षक वो भी मानसिक तनाव में, उनका भी मन नहीं लग रहा बच्चों को पढ़ाए। शिक्षक के साथ यही होता है, वो अगर लंबे समय तक पढ़ा रहा हो, बच्चों से दूर हो जाता है ना, तो उसे घुटन होने लगती है। अगर उसका किसी दिन अगर वो क्लास ना ले, पढ़ाए ना, तो उसको लगता है मेरे जीवन का एक अंग अधूरा छूट गया, तो वो तनाव में आ गया। काफी लंबे समय तक शिक्षण संस्थान बंद रहे, अभी भी बंद है। तो देखा गया कि इस तरह का जब तनाव आया तो शिक्षा मंत्रालय ने मनोदर्पण जो पोर्टल था वो शुरू किया, और वहां पे चर्चा की, बच्चों से, विद्यार्थियों का जो मनोविज्ञान था उसे बढ़ाया, उनको प्रोत्साहित किया, ठीक है। साथ में शिक्षकों के, उनके परिवारजनों के साथ भी संवाद किया, जिससे एक बेहतर तालमेल बनाया गया उनको किससे? मानसिक तनाव से दूर लाने में, ठीक है। और एक बहुत अच्छा प्रयास था जिसके कारण जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को लाभ मिला और वो आत्महत्या से दूर आए। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे आज के तीसरे विषय की, और महत्वपूर्ण विषय है भाई ये, ठीक है, एकदम समाज से जुड़ा सामाजिक मुद्दा है, ठीक है, कानून की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और सामाजिक क्षेत्र से भी महत्वपूर्ण है। क्या है ये? गुजरात निषेध कानून, ठीक है। गुजरात निषेध कानून किस लिए था? शराबबंदी को लेकर। तो जो गुजरात निषेध अधिनियम 1949 था, जो बॉम्बे निषेध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको लेकर जो मामला है वो न्यायालय पहुंच गया और उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दी गई है। चुनौती किस आधार पर दी गई? कि जिस तरह से गुजरात राज्य में शराबबंदी का कानून बनाया गया था वो समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, वो व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, और इन सभी अधिकारों को बनाने के लिए, ठीक है, समानता लाने के लिए गुजरात में शराबबंदी को हटा देना चाहिए। सोचो, जिनको शराब की लत है, शराब पीने की इच्छा है, उन लोगों ने शराबबंदी के निर्णय को चुनौती दे दी और उसके पक्ष में कई बातें जो हैं वो रखी काफी लंबे समय से, यानी कि 1878 से गुजरात में शराबबंदी के संकेत मिलते हैं, जब गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। यानी कि यदि हम इस नियम की या इस अधिनियम की चर्चा करें तो अगर इसकी पृष्ठभूमि पर अगर हम जाएं कि आखिर कब से, तो बॉम्बे आबकारी अधिनियम जो 1878 था, इसके रूप में ही शराबबंदी के जो संकेत हैं वो गुजरात राज्य से मिलते हैं, ठीक है। 1939 से 1947 के मध्य इसके बीच में कई तरह के संशोधन किए गए और जो मद्य निषेध वस्तुएं थी या जो शराब के मामले थे उन पर शुल्क लगाया गया, अत्यधिक शुल्क लगाया गया और धीरे धीरे पूर्णबंदी की ओर गए। इसके बाद आया बॉम्बे निषेध अधिनियम 1949। स्वतंत्रता के बाद जब गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य थे, ठीक है, उस समय ये अधिनियम लेके आए और इस अधिनियम से पूर्णतः शराबबंदी कर दी गई राज्य में, ठीक है। बॉम्बे प्रोविजन जो एक्ट था 1949 लेके आए और पूरी तरह से शराबबंदी कर दी गई, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके कुछ पहलू जो थे उनको नकार दिया और बाकी का पूरा अधिनियम जो था पूर्णतः रूप से लागू करने की अनुमति दे दी, ठीक है। 1960 में जब महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों का पुनर्गठन किया गया, अलग अलग कर दिए गए, उसके बाद भी गुजरात निषेध अधिनियम 1949 बना रहा, ठीक है। यानी कि इस अधिनियम में चेंजेस करके हुए गुजरात निषेध अधिनियम 1949 किया गया और इसके माध्यम से गुजरात जो राज्य था उसमें शराबबंदी की बात की गई। लेकिन यहां एक चीज देखने वाली ये थी कि पूर्णतः शराबबंदी की जगह पे शराबबंदी ऐसी थी कि यदि मान के चलो कोई विदेशी व्यक्ति आ जाता है,
या पर्यटक के रूप में कोई अन्य व्यक्ति आता है राज्य के बाहर, तो उसे तो परमिट दे रहे थे, उसे पीने का अधिकार दे रहे थे, वो लेके आ सकता है, पी सकता है, उसकी व्यवस्थाएं बना सकता है। लेकिन जो राज्य के लोग थे उन्हें उनकी शराब की बिक्री या उनके सेवन के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा। और यदि कोई पाया जाता है इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती थी। तो ये जो उसकी पृष्ठभूमि तैयार थी, उसी को देखते हुए धीरे धीरे कि ये जो दुर्व्यवहार क्यों है, अगर पीने की इच्छा है, पीने की परमिशन दे ही रहे हो, आप अनुमति प्रदान कर रहे हो, तो सबको दो भाई, सब एक साथ हैं, सारे पियक्कड़ एक साथ हैं, ठीक है। और अगर मना कर रहे हो तो सबके लिए बंद करो, दुर्व्यवहार बंद होना चाहिए। इसी आधार पर इस मामले को उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में क्या है, चुनौती दी गई है, ठीक है। तो चुनौती के अधिकार को अगर हम देखें, अगर हम लिख रहे हो, उत्तर लिख रहे हो, तो किस आधार पे हम देखें कि चुनौती का आधार सही है कि नहीं, तो ये पता चलना चाहिए। तो सबसे पहले बात की गई निजता के अधिकार की। जो राइट टू प्राइवेसी है, यह निजता का जो अधिकार है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 21 की धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो व्याख्या की जा रही है, तो कई प्रकार के जो अधिकार हैं वो निजता के अधिकार में सम्मिलित है। तो अब मेरा अधिकार है कि मैं किस चीज को अब सेवन करूं, किसका ना करूं, कौन सी चीज मेरे लिए लाभदायक है, हानिकारक है, इसका चुनाव मैं करूंगा, ना कि सरकारें करेंगी। मुझे प्लेट में कितना खाना खाना ये मैं तय करूंगा, सरकार नहीं। तो मैं शराब पीऊं, मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीऊं, मैं जूस पीऊं, ये मेरा आंतरिक मामला है भाई, इसमें सरकारों को दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर निजता के अधिकार के तहत इस मामले को न्यायालय में चुनौती दी गई कि ये जो मामला है ये व्यक्ति का क्या खुद का मामला है, स्वयं का मामला है कि किस पदार्थ का सेवन करना है, किसका नहीं करना, ये इसका चुनाव वो खुद करेगा, ठीक है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये मामले भी निजता के अधिकार में आ गया। बिल्कुल बात सही भी है व्यक्ति की, ठीक है। कई लोगों से बात करो जो नशा करते हैं, उनसे कहो कि यार भैया ये छोड़ दो, आप बहुत हो गया आपका पर्याप्त, तो पता क्या कहते हैं, तेरे बाप की पी रहा हूं क्या, यानी कि पैसा मेरे बाप का लग रहा है, मेरे पिताजी का पैसा, तेरे को क्या तकलीफ है भाई। तो यही वो राज्य से कहना चाह रहे हैं कि मैं पीऊं या नहीं पीऊं, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना, मेरे मन की इच्छा है, मुझे जो करना हो। सही भी है, आर्टिकल 21 ज्यादा समझ लिया है। जो लोग पढ़ते हैं उनको तो आर्टिकल 21 पढ़ते ही हैं, जो लोग नहीं पढ़ते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, उन्हें इसकी ज्यादा जानकारी है कि आर्टिकल 21 उनको दैविक बौद्धिक पूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, निजता का अधिकार देता है कि वो क्या चीज उनके लिए सही है, क्या गलत, इसका चुनाव स्वयं करें वो, ठीक है। तो निजता के अधिकार को देखते हुए इस मामले को चुनौती दी गई। दूसरा, स्पष्ट मनमानी अथवा निरंकुशता की बात की गई। स्पष्ट मनमानी या निरंकुशता से तात्पर्य राज्य सरकार के खिलाफ था कि सरकार ने यह कहा कि जो विदेशी पर्यटक हैं उनको स्थायी या अस्थायी परमिट दे देते हो आप, इससे समाज में विभाजन हो रहा है। एक वर्ग है जो वहीं पे देख रहा है, उसकी इच्छा भी है, उसकी तलब भी है, उसे भी पीना है, लेकिन एक दूसरा विदेशी पर्यटक आया या अन्य कोई व्यक्ति आया, उसे आपने प्रावधान दे दिया, उसको पीने की बात की कर दी। तो याचिकाकर्ता ने यही कहा कि जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, जो समानता के अधिकार की बात करता है, इसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। समानता के अधिकार के विरुद्ध है ये आपका कानून। तो इस आधार पर हम इसे चुनौती देते हैं और आप समानता बनाने के लिए इसे खारिज कीजिए। या तो आप सबके लिए प्रतिबंध कर दो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर अगर अनुमति प्रदान कर रहे हो तो सबको अनुमति प्रदान करो भाई। ऐसा क्यों कि कुछ लोगों को आपने लाभ दे दिया, कुछ लोगों को वंचित कर दिया, ठीक है। तो इस आधार पर इस मामले को क्या है, न्यायालय में चुनौती दी गई। लेकिन एक बात है, स्वयं भी विचार करना है इस पे, क्या उचित है क्या अनुचित है। शराब पूर्णतः देश बने शराबबंदी उचित होगी या अनुचित होगी, ठीक है। इस मामले को भी देखना। अगर कुछ दिमाग में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालते जाओ, मैं पढ़ के देख लूंगा, ठीक है। अब जिन लोगों ने याचिका दी है, ठीक है, उसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं वो, ठीक है। यानी कि अगर हम इसे प्रतिबंध को रखें तो उसके पक्ष में तर्क क्या हो, प्रतिबंध बना रहे, ठीक है, तो इसके पक्ष में तर्क है हिंसा की भावना को बढ़ाना। हिंसा कैसे? जो लोग शराब का नशा करते हैं या अन्य कोई मादक पदार्थों का नशा करते हैं, वो मानसिक उनकी अवस्था ठीक नहीं रहती। जब वो घर जाते हैं तो पता चला बीवी से लड़ रहे हैं, अपनी पत्नी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, अपने बच्चों को कष्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो घरेलू हिंसा के मामलों की बात करें या अपने बच्चों के साथ हिंसा के मामलों की बात करें, मारपीट की घटनाओं की बात करें तो अत्यधिक होती है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं होता किसी से, उनने बस एक दो पैग लगा लिए, एक दो पौगे देसी के विदेशी के मार लिए और सड़क चलते लोगों को, राहगीरों को गाल दी देते निकलते। अब भाई ऐसा हर व्यक्ति की सहनशीलता तो होती नहीं है, कोई उनको मार पीट देता है। अब मार पीट देता तो मामला थाने चला गया तो हिंसा बढ़ गई। तो इस तरह से जो शराब के मामले हैं या जो नशा है वो हिंसा के मामलों को और बढ़ावा देता है, इसलिए प्रतिबंध लगाना उचित है, ये कहना है प्रतिपक्ष का। ठीक है, राज्य का संवैधानिक दायित्व, ये भी एक तर्क है। राज्य का संवैधानिक दायित्व, जब हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक अनुच्छेद आता है और वो अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि वो राज्य में लोगों के स्वास्थ्य और जीवन जीने की जो दशाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए मादक पदार्थों के सेवन, उनके विक्रय पर प्रतिबंध लगाए। ठीक है, ये आर्टिकल 47 कहता है। ठीक है, और जब इसकी बात होती है तो ये राज्य का संवैधानिक दायित्व बनता है कि वो मादक पदार्थों के सेवन या उनके विक्रय पर प्रतिबंध लगाए। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो खुद ही स्वयं बेचते हैं, उनकी खुद की दुकानें होती हैं, सास की दुकानें होती, ठेके पे दे देते हैं वो। निजी क्षेत्र का तो ठीक ही है, सास की दुकान है। तो राज्य का ये संवैधानिक दायित्व है कि वो आने वाली पीढ़ी को बचा ले। क्योंकि देखो, आप अगर ये तर्क दो कि राजस्व का नुकसान होता है तो ऐसा राजस्व किस काम का जिससे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का नाश हो रहा हो, जिससे पारिवारिक और समाज विकृत होता जा रहा हो, पूरा परिवार नष्ट हो जा रहा हो। तो ऐसे राजस्व का हम क्या करेंगे? हम रह लेंगे भाई बिना सड़कों के, हम बिना अच्छे भवनों के रह लेंगे, बिना सूचना तंत्र के भी रह लेंगे, लेकिन हमारी पीढ़ियों का तो बचाव करो। हमारी जो भविष्य का जो युवा पीढ़ी नशे के गर्त में जा रही है उसे तो बचा लो। हम 2 साल तक और कच्ची सड़कों पर रह लेंगे, हमें नहीं चाहिए फ्री राशन, फ्री पानी, हम बिजली का बिल भरने तैयार हैं, लेकिन कम से कम ये तो मत कहो कि उस राजस्व के पैसे से ही आपकी घर की गाड़ी चलेगी। सरकारों का पूरा खर्च राजस्व ही उठाता है, जो शराब के लागू करने से आएगा, जो मादक पदार्थों की बिक्री से आएगा। तो इस तरह के जो पक्ष थे वो प्रतिबंध के पक्ष में दिए गए। ठीक है, कि हिंसा की भावना को बढ़ाएगा और राज्य के संवैधानिक दायित्व के तहत इसे क्या करना चाहिए। अब इसके निषेध के विरुद्ध में तर्क। ठीक है, निषेध के विरुद्ध में तर्क क्या है कि भाई राजस्व का नुकसान हो रहा है, राज्य न्यायपालिका पर बोझ हो रहा है और रोजगार के स्रोत। अगर हम बात करें वही जो मैंने अभी चर्चा की आपसे, राजस्व के नुकसान की, हर राज्य में सबसे ज्यादा जो टैक्स आता है, ये जो कर आता है, वो इसी मामले से आता है, नशीले पदार्थों के विक्रय से आता है। ठीक है, तो भाई राजस्व का नुकसान हम सह लेंगे ना, वही तो हम कह रहे हैं आपसे कि हमें नहीं चाहिए ऐसा राजस्व जो हमारी पीढ़ियों को ही समाप्त कर दे और एक ऐसे समाज का निर्माण कर दे जहां हर कोई व्यक्ति नशा करता हो। मतलब राह चलते हुए आपको स्मेल आ रही, बदबू आ रही है, गाली गलौज हो रहा है, आपको रहने की परिस्थितियां ही नहीं है ऐसे समाज में। आप स्लम एरिया में जाओ, वो तो दिन भर नशे में लिप्त रहते हैं। अगर वो कहीं काम करने चाह रहे हैं, 400-500 रुपए कमा रहे हैं, तो 200 रुपए की उनको दारू ही पीनी है, वो कुछ ना कुछ गांजा पीना है, पाउडर। तब इतने प्रकार के नशे करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दवाइयों को एक साथ खा लेंगे, पी लेंगे। कुछ दवाइयाँ एक जैसे खांसी वासी की कुछ दवाइयाँ आती हैं जो पूरी शीशी पी ली, उनको अगर दारू नहीं मिली तो सैलोसन पी लिया, पंचर जोड़ने वाला जो आता है वो। मतलब नशा करना है किसी भी प्रकार का, इतने आदी हो जाते हैं। तो तर्क दिया जा रहा है कि राजस्व का नुकसान हो रहा है। अब राजस्व नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? सड़कें नहीं बनेंगी, फ्री चिकित्सा नहीं मिलेगी, फ्री दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, फ्री शिक्षा नहीं मिलेगी। तो इस पहलू को तौलना, आप एक अच्छे अधिकारी बनने जा रहे हो, आपको जब प्रशासन में जाओगे आप, तो आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा। तो वहां सोचना, क्या ऐसा पैसा जो गलत तरीके से कमाया हो, उस पैसे से आप घर चलाना चाहोगे? ऐसा पैसा जो किसी के खून से लिप्त हो, उस पैसे से आप रोटी खाना चाहोगे? आपके घर में पंखा लगाना चाहोगे? ये स्वयं विचार करने वाली चीज थी। वही बात की गई कि न्यायपालिका पर बोझ। क्यों बोझ है? अगर आप प्रतिबंध लगाते हो शराबबंदी पे, जैसे हमने बिहार में देखा, अचानक से आया मुख्यमंत्री, घोषणा कर दी कि भाई हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। क्या होगा? जो चीज उस बाजार में 50 रुपए की मिल रही थी पहले,
अब अवैध रूप से बिकेगी तो 100 से 150 रुपए में बिकेगी यही चीज। इस आदमी को तो लत थी, पहले उसके पास 50 रुपए थे, पी रहा था। अब 100 और 150 में मिल रही, फिर भी पीना है क्योंकि वो तो आदी। तो वो क्या करेगा? वो चोरी करेगा, वो डकैती डालेगा, वो हिंसा करेगा घर परिवार में पैसे लेने के लिए। तो इस तरह से मामले और बढ़ेंगे और ये न्यायपालिका पर बोझ बनेगा अगर आपने पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया तो। क्योंकि मान के चलो बिहार राज्य है या कोई भी राज्य है, तो इससे सीमावर्ती जो राज्य है वहां पर अगर प्रतिबंध नहीं है तो इसके जो सीमावर्ती अंचल है यहां पर बिक्री बढ़ जाएगी और लोग जाएंगे यहां से लेके आएंगे और पिएंगे। और कुछ लोग तो अवैध कारोबारी करेंगे, वो कम दाम में लेके आएंगे, यहां महंगे रूप में बेचेंगे। और ये हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, जिन राज्यों में प्रतिबंध है वहां हो रहा है, सरकार की नाक के नीचे हो रहा है ये काम, दिखता है लोगों को। लेकिन वही ये जो सिस्टम बेकार है, उस सिस्टम के कारण हम देखते हैं कि ये चीजें चलती रहती हैं, संचालित होती रहती हैं। कुछ लोगों को पकड़ लिया जाता, जुर्माना भी नाम मात्र होता है। अगर अवैध रूप से शराब का विक्रय जो हो रहा है गांव गांव में, उसको पकड़ भी लिया ना तो 1500, 1600, 2000 रुपए तक का जुर्माना लगा, एक आध दिन जेल में और भगा देते हैं। उसके कारण उनका कॉन्फिडेंस जो है वो आसमान पे पहुंच जाता है कि यार हम गए तो एक दिन बंद हुए, दूसरे दिन आ गए फिर बेचना शुरू। तो ठीक है, न्यायपालिका पर बोझ बढ़ेगा। रोजगार के स्रोतों का जो बात की गई है, रोजगार के अवसरों की बात की गई है, इसके मामले में भी दलील दी गई है कि रोजगार का जो कारोबार है, इससे अगर देखें हम तो पूरे देश में अगर हम बात करें तो विदेशी जो शराब है, निर्मित शराब है, उद्योग है, उसका जो मामला है 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व है। 1 लाख करोड़ रुपए केवल इसी के मामले से, इसके रोजगार के अवसरों को पैदा करते हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो किसानों के द्वारा कच्चा माल, अंगूर लिए जाते हैं, महुआ लिया जाता है, ठीक है, उनसे शराब बनाने के लिए, या अन्य कोई मादक पदार्थ जिनके माध्यम से दवाएं, नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं, तो किसानों को या अन्य व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। देना भी चाहिए। अब दारू की सप्लाई हो रही, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो गाड़ी चाहिए, 2 आदमी चाहिए उसको ले जाने के लिए, दुकानों पे काम करने वाले लेके। लेकिन ऐसे रोजगारों का क्या फायदा? मैं फिर वही कह रहा हूं, जो समाज की पीढ़ियों का नुकसान पहुंचाएं, आने वाले भविष्य के बेहतर भविष्य को बनाने की जगह पूरा कबाड़ा कर दें, तो ऐसे रोजगार के अवसरों का क्या फायदा? ठीक है, तो ये तर्क दिए गए हैं निषेध के विरोध में, ठीक है, कि आपको प्रतिबंध नहीं रखना चाहिए। ठीक है, संवैधानिक अगर प्रावधानों की हम बात करें कि इस तरह की बातें हैं शराबबंदी को लेकर, तो क्या है? तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। हम जब बात करते हैं संविधान की 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची में 3 तरह के विषय रखे गए, एक संघ सूची के विषय, एक राज्य सूची के विषय, और तीसरी जो सूची है वो है समवर्ती सूची। तो जब शराबबंदी की बात की जाती है, ठीक है, शराबबंदी की हम बात करेंगे तो यह राज्य सूची का विषय है, यानी कि इस पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकारें बनाएंगी, और राज्य सरकारें बनाती हैं। हमने देखा कि बिहार सरकार ने बंद कर रखा है, उसके अलावा मिजोरम ने बंद कर रखा है, नागालैंड ने कर रखा है, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये जो 4-5 प्रदेश हैं, उन्होंने राज्य सूची के विषय के तहत अपने राज्य में शराबबंदी कर रखी है, राज्य सूची का। वहीं अनुच्छेद 47 की बात करें तो वही हम राज्य के नीति निधि सिद्धांतों की जब बात कर रहे थे तो हमने पाया कि यहां क्या किया गया, वही बात की गई है कि राज्य का यह कर्तव्य है, राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि जो मादक या पेय पदार्थ हैं, औषधि प्रयोजन के अतिरिक्त, औषधि में अगर प्रयोग किया जा रहा है तो ठीक है, इसके अतिरिक्त जो प्रावधान है उनको बंद करे, उन पे प्रतिबंध लगाए, ये राज्यों का कर्तव्य होगा। ठीक है, संघ सरकार भी इस पे काम कर सकती है और राज्य सरकारों का तो दायित्व ही है। ठीक है, तो ये जो थे संवैधानिक प्रावधान थे इस मामले में। ठीक है, और हम ये देखें कि शराबबंदी जो है वो कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, तो कुछ चीज़ें और की जा सकती हैं। अगर आप पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगा रहे हो, या प्रतिबंध लगा रहे हो, आंशिक प्रतिबंध लगा रहे हो, या इसको ऐसा करना चाहिए कि पूरे देश में एक साथ प्रतिबंधित कर देना चाहिए इस तरह के मामले को। क्योंकि महात्मा गांधी की भी इच्छा थी कि राष्ट्रव्यापी मद्य का निषेध होना चाहिए, मतलब राष्ट्रव्यापी तरीके से पूरे देश में एक साथ ही जो शराब है या अन्य मादक पदार्थ है, नशीले पदार्थ, उनका पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट था, उनकी एक आशा थी कि देश ऐसा करेगा।
लेकिन सरकारें वही राजस्व के स्रोत को बढ़ाती रहती हैं। पहले 13% पर 16% पर 26% के रूप में कर लगाते जा रही हैं, तो उनको तो मुनाफा हो रहा है, सरकारों के राजस्व भंडार में पैसे आ रहे हैं, तो उन्हें चिंता ही नहीं होती इस बात की। ठीक है, इसी तरह यदि हम दूसरे पर, जैसे जो अश्लील वेबसाइटें हैं वो भी बहुत मुनाफा देती हैं राजस्व में, तो सरकार उनको भी प्रतिबंधित नहीं करती। ऑप्टिकल फाइबर, महंगे महंगे ऑप्टिकल फाइबर वो खरीदते हैं और उस पर फ्री सफरिंग है वो दे देते हैं, तो उसके कारण सरकारें उस पर प्रतिबंध नहीं लगाती। नहीं तो इंटरनेट बहुत महंगा हो जाएगा, ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसे इंटरनेट के, सस्ते इंटरनेट की क्या आवश्यकता है जो हमारी पीढ़ियों को बर्बाद करते हैं? शराब से आने वाले ऐसे पैसे की क्या आवश्यकता है जो पूरे समाज को ही विकृत कर दें? हर घर में 4-5 नशेड़ी पड़े हुए हैं, जिससे घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अपनी पत्नियों को, बहनों को पीट रहे हैं, माताओं को पीट रहे हैं। तो ऐसा पैसे का क्या करेगी सरकार? हम रह लेंगे 1-2 साल तक बिना सड़कों के, हम बिना शिक्षा व्यवस्थाओं के भी रह लेंगे, लेकिन हमें ऐसे राजस्व के पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो हमें ध्यान देना चाहिए। और क्या हो सकता है अगर सरकार कर ही रही है, ये तो उनका मामला है, जनता कितने ही ढोल पीट ले, जब तक सरकार जो चाहेंगी वही। तो इसके लिए कुछ नीतियां अपना सकते हैं कि इसके कारणों और प्रभावों पर एक सूचित और रचनात्मक संवाद की आवश्यकता है। समाज सेवी संगठन हो या समाज के जो जागरूक नागरिक हैं उनको बुलाया जाए, एक बैठ के व्यवस्थित चर्चा की जाए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अनुचित है, क्या उचित है, इस मामले पे चर्चा की जाए और फिर निर्णय लिया जाए। वहीं हम बात करें जो नीति निर्माता हैं, ठीक है, जब वो कोई भी नीति बनाए या कोई ऐसा कानून बनाए तो उसको देखें कि जिम्मेदार व्यवहार और अनुपालन हो सके, उसका व्यवहार में भी लाया जा सके वो कानून, और उसका अनुपालन बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके। नहीं तो कई कानून ऐसे बन जाते हैं कि व्यवहारिक तौर पे उनको लागू करना बड़ा मुश्किल होता है, तो लोग भी नहीं मानते फिर उनको। ठीक है, तो वो कानून धराशायी हो जाते हैं। शराब के उपभोग की उम्र को पूरे देश में एक समान किया जाना चाहिए। किसी राज्य में 18 वर्ष, किसी में कुछ, इस तरह के मामले देखे गए, एक समान उम्र कर दिया जाए। ठीक है, तो इससे भी कई मामले, लेकिन उम्र एक समान करने से ज्यादा फायदे नहीं होंगे। ठीक है, ये तो एक पहलू है जिसके दोनों पक्ष हमें देखने हैं। शराब के नशे में सार्वजनिक व्यवहार को प्रभाव एवं घरेलू हिंसा और शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। मैं फिर कहता हूं, मेरा जो मानना है वो यही है कि कानूनों से ज्यादा नैतिक ज्ञान की आवश्यकता है। कानूनों का भय उतना नहीं होता व्यक्ति को, उसको लगता है कि यार जुर्माना ही तो लगेगा, दे देंगे। तो निम्न स्तर का व्यक्ति थोड़ा डर जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते। लेकिन बड़े लोग जिनके पास तो अनाप शनाप पैसा है, वो कानूनों के चक्कर में नहीं पड़ते, जाएंगे वो अपना वकील ले जाएंगे, पैसा भर देंगे और बस उनकी जमानत भी होगी, सारे काम हो गए। और सबसे ज्यादा इलीगल अवैध काम वही लोग कर रहे हैं जिनके पास पैसा है, क्योंकि उन्हें पता है ना हम जुर्माना भर देंगे, निकल जाएंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर लेगा। ठीक है, तो सख्त कानून बनाए जाने की और अत्यधिक आवश्यकता है इस मामले में। ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, एक पहलू ये, सरकारों को शराब से अर्जित जो राजस्व है उसका 1/3 हिस्सा सामाजिक, शिक्षा, नशा मुक्ति और सामुदायिक समर्थन पर खर्च करने के लिए अलग रखना चाहिए। ठीक है, जितना भी उसका राजस्व आ रहा है इस तरह के पदार्थों के विक्रय से या उनके संपूर्ण प्रक्रिया से, तो उसका जो 1/3 हिस्सा है वो सरकार को बचा के रखना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, या जो अत्यधिक लिप्त हो गए नशे में, जो नशा मुक्ति केंद्र बनाए जा रहे हैं अलग अलग स्थानों पर, तो धीरे धीरे करके इस जो बुराई है उसको दूर करने में भी सहायता होगी। तो सरकार को अपना 1/3 जो हिस्सा है उस राजस्व का, उसे अलग रखना चाहिए। ये बात की जा रही है। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि शराब का जो मामला आया है गुजरात निषेध कानून के लिए उच्च न्यायालय में, देखना होगा कि न्यायालय क्या है, क्या उस पर अपना आदेश देता है, क्या पक्ष के तर्क माने जाएंगे, क्या विपक्ष के तर्क माने जाएंगे, और किस तरह से इस तरह की चीज़ों को लागू करना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के प्रमुख विषय। ठीक है, इन सभी विषयों पे हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, तो आप बने रहिए CBL के साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। हाय, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप UPSC 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।